जिस तरह से प्लांट टिश्यू को दो टाइप्स में डिवाइड किए थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। एनिमल टिश्यू को 4 भागों में बांटे थे। कितने भागों में? 4 भागों में बांटे थे। पहला क्या था? एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा क्या था? कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा क्या था? मस्कुलर टिश्यू। तीसरा क्या था? नर्वस टिश्यू। अब फिर एपिथेलियल टिश्यू को 4 भागों में बांटा गया है, स्क्वैमस, क्यूबाइडल, कोलुमनर, सिलिएटेड। ये किसके अकॉर्डिंग बांटे हैं? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, उसके संरचना के आधार पर, उसके रचना के आधार पर। एपिथेलियल टिश्यू को उसके रचना के आधार पर, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर 4 भाग में बांटे हैं। पहला है स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा है क्यूबाइडल एपिथेलियम, तीसरा है कोलुमनर एपिथेलियम और चौथा है सिलिएटेड एपिथेलियम। कि टिश्यू किसे कहते हैं? टिश्यू या उत्तक किसे कहते हैं? समान उत्पत्ति, समान संरचना तथा समान कार्य को अंजाम देने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। यानी कि ऐसा सेल्स जिसका उत्पत्ति भी सेम हुआ हो, जिसका स्ट्रक्चर भी सेम हो। मान लो ये एक तरह का सेल है, सब इसी तरह का सेल रहेगा, ठीक है, एक ही तरह का सेल रहे और उत्पत्ति भी सेम हुआ हो और काम भी सेम कर रहा हो। मान लो इसका काम है ऑक्सीजन ढोना। क्या काम है? ऑक्सीजन ढोना। जैसे आरबीसी का क्या काम होता है? ऑक्सीजन ढोना। ये आरबीसी है मान लो। ब्लड भी एक तरह का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन ब्लड का काम क्या होता है? ऑक्सीजन ढोने का काम करता है। काम भी सेम कर रहा है, उत्पत्ति भी सेम हुई है, स्ट्रक्चर भी एक जैसा है। ऐसा कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा? उत्तक। पहली बात तो ये हो गया कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो शरीर के सबसे बाहरी परत या शरीर के अंदर जो अंग हैं उसके सबसे अंदरूनी हिस्से मिलेंगे, अंदरूनी लेयर में मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इसमें इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद नहीं होता है। यानी कि एपिथेलियल टिश्यू में किसी भी तरह का अंतरकोशिकीय स्थान मौजूद नहीं होता है। यानी जो दो कोशिकाओं के बीच में स्थान है वो नहीं मिलेंगे। जैसे मान लो ये एक तरह का एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। कैसा एपिथेलियल टिश्यू है ये? मान लो ये एक एपिथेलियल टिश्यू है और ये है स्क्वैमस एपिथेलियम। इसमें क्या है? साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हो गया और ये हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म तो मिलेगा लेकिन एपिथेलियल टिश्यू में अंतरकोशिकीय स्थान या दो कोशिकाओं के बीच में जगह जिसे इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं ये नहीं मिलेंगे। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं एपिथेलियल टिश्यू में। पैरेन्कामा हम लोग क्या पढ़े थे? मान लो ये पैरेन्कामा का स्ट्रक्चर है, ये बीच में क्या है? इसका सेल होता है ओवल, यानी कि अंडाकार हो सकता है, बहुभुज हो सकता है, अनियमित आकार का हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद है, एक कोशिका है, ये कोशिका, दोनों के बीच में जगह मौजूद है। लेकिन यहाँ जो एपिथेलियल टिश्यू जो कि एक तरह का एनिमल टिश्यू है, इसके बीच में किसी भी तरह का इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद नहीं होता है। लेकिन इससे पहले पढ़े थे पैरेन्कामा जो कि एक तरह का प्लांट टिश्यू है, वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद था, यानी कि दो कोशिका के बीच में जगह मौजूद था। यहाँ पे जगह मौजूद है? नहीं है। एपिथेलियल टिश्यू होगा हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गेन्स हैं उसकी सुरक्षा करते हैं। स्किन पे कौन सा टिश्यू मौजूद है? एपिथेलियल। ये हमारे अंगों की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, बचाव करते हैं। अगर एपिथेलियल टिश्यू नहीं होता, कोई बैक्टीरिया वायरस तुरंत अंदर जाता, तुरंत इन्फेक्शन हो जाता। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू मौजूद है, ये बाहर से जो बैक्टीरिया हैं उसके हमला को रोकते हैं। हमला को क्या करते हैं? रोकते हैं। कहने का सीधा सा सेंस है कि जो एपिथेलियल टिश्यू हैं ये हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स की क्या करते हैं? हिफाजत करते हैं, सुरक्षा करते हैं। एक तरह का सुरक्षा कवच है ये, यानी कि हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा इसका क्या फंक्शन होता है? जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये डिफ्यूज़न में भी मदद करते हैं, और डिफ्यूज़न यानी कि विसरण में भी हेल्प करते हैं। यानी कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसी सेल में और किधर कंसंट्रेशन कम है, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन में जो इसके ज़रूरियात की चीज़ें हैं उसको मूव कराने में मदद करते हैं। सिक्रेशन में भी मदद करते हैं, डिफ्यूज़न में भी मदद करते हैं। यानी जो उपकला एपिथेलियम है या उपकला उत्तक है या एपिथेलियल टिश्यू है वो डिफ्यूज़न में हेल्प करते हैं, सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। इन दोनों चीज़ों में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये हमारे इंटरनल ऑर्गेन की क्या करते हैं? हिफाजत करते हैं। ये तो काम हो गया एपिथेलियल टिश्यू का।
अब बात करते हैं कि संरचना के अकॉर्डिंग और इसके कार्य के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के एपिथेलियल टिश्यू का अलग अलग काम होता है। उसी के आधार पर एपिथेलियल टिश्यू को 4 भागों में बांटा गया है। स्क्वैमस, दूसरा क्या है? क्यूबॉइडल, तीसरा क्या है? कोलुमनर, चौथा क्या है? सिलिएटेड एपिथेलियम। जो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो हमारे बॉडी में ऐसे दिखते हैं जैसे कि फर्श पे बिछा हुआ टाइल दिखता है। उसी तरह से हमारे बॉडी में स्क्वैमस एपिथेलियम चपटे होते हैं, इसके न्यूक्लियस भी चपटे होते हैं। अब बात करते हैं कि ये स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू कहाँ कहाँ मिलते हैं हमारे बॉडी में। हर जगह स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू ही नहीं मिलते हैं, बल्कि जहाँ जहाँ मिलते हैं उसके बारे में देखते हैं। जो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होगा आउटर सरफेस ऑफ स्किन, यानी कि त्वचा के बाहरी लेयर, जो स्किन है, जो चमड़ी है, उसके बाहरी लेयर पे क्या मिलते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। ऐसा स्क्वैमस एपिथेलियम जो कि स्किन पे लेयर बाय लेयर के फॉर्म में हो उसे कहते हैं स्ट्रैटेड स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेड स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसे हिंदी में बोलते हैं अस्तारित शल्की एपिथेलियम। अस्तारित मतलब अस्तर, अस्तर मतलब लेयर, लेयर मतलब परत, एक परत, दो परत, परत बाय परत बना रहता है। जो स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं वो स्किन के सबसे बाहरी लेयर पे तो मौजूद होते ही हैं, और कैसे होते हैं? लेयर बाय लेयर के फॉर्म में मौजूद होते हैं, जिसे कहते हैं स्ट्रैटेड स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसे हिंदी में बोलते हैं अस्तारित शल्की एपिथेलियल उत्तक या अस्तारित शल्की एपिथेलियल टिश्यू। इसके अलावा कहाँ कहाँ मिलेंगे? ओरल कैविटी, टंग यानी कि जिह्वा, और उसके साथ साथ ओसोफेगस। खाना खाते हैं किसके ज़रिए स्टमक में जाता है? ओसोफेगस के ज़रिए। ओसोफेगस हो गया, टंग हो गया, और ओरल कैविटी यानी कि मुख गुहा हो गया। इसका जो इंटरनल लेयर है कौन बनाता है? स्क्वैमस एपिथेलियम बनाते हैं। इसके अलावा कहाँ कहाँ मिलेंगे? ब्लड वेसल और एल्वियोलाई। ब्लड वेसल मतलब होता है जिससे खून बहता है, जैसे आर्टरी हो गया, वेन हो गया। ब्लड वेसल्स के साथ साथ एल्वियोलाई में भी स्क्वैमस एपिथेलियम मिलते हैं। मान लो ये हमारा लंग्स है। क्या है ये? लंग्स। क्या है? लंग्स है। इस लंग्स में क्या होते हैं? एल्वियोलाई होते हैं, गुब्बारे के समान संरचना होते हैं, इसे कहते हैं एल्वियोलाई। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। लंग्स में गुब्बारे के समान संरचना होते हैं, उसे कहते हैं एल्वियोलाई। इस एल्वियोलाई में भी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू मिलते हैं। कैसा टिश्यू मिलते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू मिलते हैं। मुख गुहा में मिला, एसोफेगस में मिला, टंग में मिला। इसके साथ साथ जो लंग्स के एल्वियोलाई हैं वहाँ पे भी स्क्वैमस एपिथेलियम मिलते हैं। इसके अतिरिक्त ब्लड वेसल्स में भी स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं। इतने जगह पे स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं। अब बात करते हैं कि स्क्वैमस एपिथेलियम का क्या क्या फंक्शन होता है। फंक्शन होगा प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गेन्स, यानी कि हमारे शरीर के जो अंदर में अंग हैं उस ऑर्गेन का हिफाजत करना किसका काम है? स्क्वैमस एपिथेलियम का काम है कि इंटरनल ऑर्गेन को प्रोटेक्ट करना, उसको हिफाजत में रखना, उसकी सुरक्षा करना। दूसरा काम करेंगे डिफ्यूज़न का। डिफ्यूज़न मतलब होता है विसरण। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन सांस लेते हैं, ऑक्सीजन वायुमंडल से ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में लिए, श्वसन अंदर गया, फेफड़े में क्या मौजूद होते हैं? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में डिफ्यूज़न होगा। किसके मदद से होगा? इसी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के मदद से डिफ्यूज़न का प्रोसेस होगा। यानी कि डिफ्यूज़न या विसरण की मदद से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी होता है, और ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के मदद से होता है। ये भी काम किसका है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का। इस तरह से आज हम लोग पढ़े स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू।